हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग टेंस का एक नया चैप्टर यानी परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा कॉन्टिन्यूअस के विषय में जानकारी दी थी, और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने अभी सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ परफेक्ट टेंस। यानी परफेक्ट टेंस को पहले समझ लेते हैं कि परफेक्ट टेंस क्या है। परफेक्ट को अगर हम कहें कोई कार्य कंप्लीट, ओके, तो बहुत अच्छा रहेगा। भले ही कोई काम मेरा चाहे वर्तमान में कंप्लीट हुआ हो, ओके, चाहे हमारा प्रेजेंट में कोई कार्य कंप्लीट हुआ हो, या पास्ट के किसी समय में कंप्लीट हो चुका था, या फ्यूचर में कोई कार्य मेरा कंप्लीट होगा, ओके। इस प्रकार से इसका मतलब जो हमारा परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट होता है, ओके। तो परफेक्ट टेंस का मतलब या परफेक्ट टेंस ऐसे कार्य को एक्सप्रेस या डिनोट करता है जो या तो वर्तमान में समाप्त हो चुका हो, या कुछ पहले समाप्त हुआ हो, पास्ट में उसका वर्तमान में असर हो, जिसे उसका समय हो। जैसे मान लीजिए नाश्ता करने को हुआ, मैंने 10 बजे कहा किसी से कि क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो भले ही वो 8 बजे किया हो, लेकिन वो यही कहेगा हाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट का समय 12 बजे से पहले तक के समय का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य अगर पास्ट में ही समाप्त हुआ हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में हो, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट मानते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग कहाँ और किस तरह के वाक्य में किया जाता है, इसको हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले इसके बेसिक्स की हम चर्चा कर लेते हैं कि मूलभूत चीज़ें क्या हैं, ओके। तो सबसे पहले तो हम इसी से क्लियर हो गया कि जो हमारा परफेक्ट होता है वह भी 3 प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। इन 3 प्रकार का होता है। इस तीनों को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे हर वाक्य को पहचानते हैं, हर टेंस वाक्य को उसकी पहचान के आधार पर पता लगाते हैं कि ये किस टेंस का है, इसी तरह से इसका भी हम पता लगाते हैं, ओके। यानी जब हमारा कोई भी हिंदी सेंटेंस आप पाओगे हिंदी वाक्य में, अगर आपको चुका है मिल गया है, जैसे मान लीजिए कि वर्षा हो चुकी है, ओके, या इसी को हम कहते हैं हो चुकी थी या हो चुकी होगी, ओके। अगर इसी तरह इस सेंटेंस को हम कहें और देखें कि वर्षा हो चुकी है, तो इट मीन्स है कि बरसात समाप्त हो चुकी है, और मेरे वक्तव्य का मेरे सेंटेंस का मतलब है कि बरसात जो समाप्त हुई उसका अभी इफेक्ट है। तो यहाँ हम पाते हैं कि इस वाक्य के अंत में चुका है आया है, ओके, और जो दूसरा है वह चुकी थी, और तीसरा है जो होगी चुकी होगी या चुके होंगे, ओके। तो इस प्रकार से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएंगे, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे, और फ्यूचर टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के वाक्य आएंगे, ओके। तो इस प्रकार से जब हम वाक्य को पहचान ले जाएंगे किस टेंस का है, तो फिर हम उसी के नियमों के अनुसार इसका ट्रांसलेशन भी करना शुरू कर देंगे, अंग्रेजी में कन्वर्ट भी करना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा ट्रांसलेशन का रूल होता है, जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट, यही हमारे अंग्रेजी वाक्य का या सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है शब्दों का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का या शब्दों का यूँ कहें यही ऑर्डर होता है
पहले सब्जेक्ट होती है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब जब हम सब्जेक्ट को मैंने बताया था कि ये नंबर के आधार पर सिंगुलर होता है। ओके, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसी तरह से जब हम वर्ब पढ़ते थे तो वर्ब भी हमारी दो तरह की होती हैं। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, एबी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा एमवी, मेन वर्ब। ठीक, तो सब्जेक्ट किस प्रकार का है ये देखेंगे, फिर कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी ये देखेंगे, फिर एमवी का कौन सा फॉर्म लगेगा इसको हमें देखना है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये याद रखिए कि अगर आपका वाक्य परफेक्ट टेंस का है तो कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें वर्ब सदैव यानी मेन वर्ब जो है या फाइनाइट वर्ब यू कैन से हमेशा थर्ड फॉर्म की लगती है। ओके, और इसके बाद सिंगल नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने पहले बताया था। ही से इट और किसी व्यक्ति या महिला का नाम हो तो वो सिंगुलर होगा, और आई बी यू दे और किसी नाउन में एस या एस लगा है तो प्लूरल होगा। ओके, इसी तरह से जो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं तो जैसे जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है, ऐसे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ये भी सिंगुलर और प्लूरल होती है। ओके, तो जो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी जो सहायक क्रिया लगती है वो हैज़ जो है आपका सिंगुलर में है, ये हैज़ आपकी सिंगुलर है, एक वचन के साथ लगती है, और हैव जो है ये आपका प्लूरल के साथ लगता है, ये प्लूरल ऑक्सिलरी के साथ में, और हैज़ आपका जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है। ओके, तो ये हैज़ और हैव आपका है, ये लगता है किस परफेक्ट के साथ में, ये लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में, ये सहायक क्रिया लगती है। ओके, अब जब हम आगे प्रेजेंट के बाद में परफेक्ट पढ़ते हैं तो यानी पास्ट पढ़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हैड ऑक्सिलरी वर्ब लगती है, हैड सहायक क्रिया लगती है, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ में लगती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में हैड ही लगता है, और एमवी थर्ड लगती है आपका सभी परफेक्ट टेंस के वाक्यों के साथ में। अब तो ये आपका प्रेजेंट हो गया और ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। ओके, इसी तरह से जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो हमारा सब्जेक्ट, और ये आप जान ही गए हैं, और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट जो हम अगला पढ़ेंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में अगर मेरा सब्जेक्ट जो है ये आई और वी है, ओके, तो इसके जो सहायक क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो शैल हैव लग जाएगा। ओके, और अगर प्लूरल है यानी आई और बी जो फर्स्ट पर्सन का है, इसके अलावा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है या कोई और नाउन है, ठीक है, अगर कोई नाउन और है तो इन सभी के साथ में हम बिल लगा के बिल हैव का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद में एमवी थर्ड सभी के साथ में लगती है, इसके साथ में भी लग जाएगा और आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो ये रहा है आपका परफेक्ट टेंस के तीनों जो भाग हैं, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसका इस प्रकार से ट्रांसलेशन बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ होगा और पास्ट में ही वो फिनिश हो गया होगा, यानी उस कार्य का वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, इसी लेकिन प्रेजेंट टेंस किस प्रकार का है, ये किस प्रकार के वाक्य इसमें आएंगे कि इसमें कार्य कोई भले पास्ट में शुरू हुआ हो और थोड़ा पास्ट में ही क्यों ना फिनिश हुआ हो, लेकिन उसका इफेक्ट वर्तमान में भी हो। ओके, या वर्तमान में ही जस्ट अभी ख़त्म हुआ हो। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में होता है कि कार्य तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, और कार्य के अनुमान लगा ली जाती है कि कार्य जब भी शुरू होगा वो कार्य जो समय के निर्धारित होगा उस समय तक समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं आपको जो है 30 मिनट तक पढ़ा चुका हूँगा, या मैं आपको कहूँ 10 बजे तक पढ़ा चुका हूँगा, ओके,
तो इसमें चुका होगा, चुकी होंगे, यानी कार्य आगे भविष्य में एक्सपेक्टेड टाइम पर ख़त्म होगी। अभी कार्य ख़त्म नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से ये रहा कि जो हमारे बेसिक्स हैं यानी परफेक्ट टेंस के विषय में, परफेक्ट टेंस होता क्या है और तीनों प्रकार के परफेक्ट टेंस क्या हैं, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे और इनके साथ में किस तरह के सब्जेक्ट और किस तरह की ऑक्सिलरी वर्ब यूज की जाएगी, और वो इसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब आगे हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था, इसी एग्जाम्पल को लाइए हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो वर्षा हो चुकी है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो जो जहाँ पर सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होता है, जिसमें दिन, महीना, मौसम, ऋतु, सुबह शाम या दिन की बात होती है, उसमें हम सब्जेक्ट इट मान लेते हैं। ओके, और इट डमी सब्जेक्ट होता है, इसका अपना कोई मतलब नहीं होता है और ये सदैव एक वचन होता है। इसलिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो इसके साथ में जो सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगी वो लगेगा इट हैज़, और वर्ब सदैव थर्ड फॉर्म आप कहें या आप कहें कि परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म को ही परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपने हैज़ लगा दिया इस सब्जेक्ट के अनुसार और ये थर्ड फॉर्म वर्ब की है। इसी को अगर हम पास्ट में कर दें तो ये आपका बन जाता इट हैड रेन, केवल आपको ऑक्सिलरी वर्ब बदल दी गई है। और अगर आप फ्यूचर में जब बनाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट तो ये आपका फर्स्ट पर्सन का है नहीं, ओके, ये आपका थर्ड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो आपका प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है उसके साथ में हम विल लगाते हैं। तो ठीक है, आप बनाएंगे ट्रांसलेशन इट विल हैव रेन। ओके, इस प्रकार से ये आपका एक जनरल जो रूल है तीनों परफेक्ट टेंस का, इस तरह से आपका बन जाएगा। निगेटिव अगर मान लो आपके सेंटेंस निगेटिव होते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो है पास्ट और प्रेजेंट ये तीनों परफेक्ट टेंस, दोनों परफेक्ट टेंस में आप क्या करेंगे, जो हैव वर्ब्स है, हैव वर्ब्स के बाद आप नॉट लगाएंगे। ओके, हैव वर्ब्स का मतलब हैज के बाद नॉट लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसी हैव और हैड को पहले कर देंगे। लेकिन जब फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में आप क्या करेंगे, आप विल या शैल के बाद में आप नॉट लगाओगे। ओके, तो इट हैज़ रेन्ड, इट हैज़ नॉट रेन्ड, हैड नॉट रेन्ड और इट विल नॉट हैव रेन्ड, इस तरह हो जाएगा। और जब इसी को हम पहले कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले हैज़, हैव, हैड और विल को कर देंगे तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगी। ओके, तो ये रहा आपका इसके बेसिक के विषय में। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारा जो परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग किस प्रकार के वाक्य में करेंगे, इसके यूजेस किस प्रकार के वाक्यों में होता है, इसका अध्ययन हम आगे करते हैं। नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है और ये क्या क्या भाव व्यक्त करते हैं, क्या क्या सेंस इस टेंस के वाक्यों के द्वारा दिया जाता है। तो इसको मैंने एक चार्ट बनाया है, आप इसे देख सकते हैं और आप समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी डन एक्शन पास्ट इवेंट प्रेजेंट रिजल्ट, यानी कोई ऐसा एक्शन कार्य जो पास्ट में हुआ हो, पास्ट की घटना हो वो, लेकिन उसका रिजल्ट वर्तमान में हो। और इस तरह के वाक्य में कोई टाइम नहीं दिया रहता है। ओके, यानी कोई ऐसी घटना जो पास्ट की घटी हुई हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में हो, आपको प्रेजेंट में उसकी जानकारी होती है और पास्ट में वो घटना कब घटित हुई है इसका समय न दिया हो, तब ऐसी स्थिति में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, मैंने अपना अम्ब्रेला खो दिया। ये इवेंट मेरी पास्ट की है,
कब खो दिया ये जानकारी नहीं है, टाइम नहीं दिया है। और उसका एहसास मुझे कब हुआ, वर्तमान में हुआ कि मेरा अम्ब्रेला खो गया है। तो आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला का मतलब यही है कि मेरा अम्ब्रेला पास में खो गया। कब खो गया नहीं पता है, जानकारी कब हुई, जब उसको ज़रूरत पड़ गई, वर्तमान में नहीं मिला तब। तो इस तरह का वाक्य होगा। तो आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। इसी तरह से अगला वाक्य है आई हैव रेड पूस की रात बाई प्रेमचंद, यानी मैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पूस की रात पुस्तक को पढ़ चुका हूँ। कब पढ़ चुका हूँ ये नहीं पता है, लेकिन उसको मैं पढ़ चुका हूँ। ओके, इसका मतलब यह है कि इसमें समय नहीं दिया हुआ है और इसमें जो कार्य किया है करने वाला उसको फिनिश कर चुका है वह है, उसका इफेक्ट अभी वर्तमान में है, ये कोई पास्ट घटना नहीं है। अगर इसमें कोई समय दिया होता, वह भी पास्ट का समय दिया होता, ऐसी स्थिति में ये पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट बनता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अनफिनिश्ड एक्शन फ्रॉम पास्ट स्टार्ट अप टू नाउ। इट मीन्स कोई ऐसा कार्य जो समाप्त नहीं हुआ है, वह एक्शन अब भी चल रहा है, ऐसे एक्शन की स्टार्टिंग पास्ट में हुई है और अप टू नाउ कंटिन्यू है, यानी वो उस कार्य की स्टार्टिंग पास्ट में हुई है लेकिन अभी भी वह चल रही है। ऐसी स्थिति में इस तरह के वाक्यों का भी ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड इन गोंडा फॉर 20 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 20 वर्षों से गोंडा में रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर यानी 20 वर्षों से पहले से मैंने एक्शन मेरा पास्ट से शुरू है, मैंने 22 का मतलब है 1998, 98 मेरा पास्ट है, से अप टू नाउ अब भी रहता हूँ। ओके, जब इस तरह का वाक्य हो कि मैं गोंडा में 20 वर्षों से रहता हूँ या रह चुका हूँ या रह रहा हूँ, तब आप उसका ट्रांसलेशन इस तरह भी बना सकते हैं और आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। यानी इस प्रकार से ट्रांसलेशन कि आई हैव लिव्ड इन गोंडा फॉर 20 ईयर्स या आई हैव बीन लिविंग इन गोंडा फॉर 20 ईयर्स, दोनों प्रकार के वाक्य करेक्ट हैं। ओके, इसी तरह से आई हैव नोन हिम सिंस 2919, माने 2019 से मैं उसको जानता हूँ, यानी उसको जानने की मेरी प्रक्रिया 2019 से शुरू हुई और अब तक वो मेरा परिचित बना हुआ, मैं उसको जानता हूँ। तो अगर इस तरह का वाक्य यानी अनफिनिश्ड एक्शन हो, स्टार्टिंग पास्ट में हो और अप टू नाउ कंटिन्यू हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अगर कोई मल्टीपल एक्शन है, बार बार वो कार्य होता है, या मेरे एक्सपीरियंस इन लाइफ, जीवन का कोई एक्सपीरियंस मुझे व्यक्त करना है, तब भी हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार का वाक्य होगा ये, इसको हम आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव सीन द ताजमहल सेवरल टाइम्स। मैं ताजमहल सेवरल टाइम्स कई बार देख चुका हूँ। ये देखिए, ये कार्य यानी देखने का कार्य मेरा मल्टीपल एक्शन है, कई बार हुआ है, तो इसे मल्टीपल एक्शन कहते हैं, जो कार्य कई बार हो चुका हो। ओके, और एक्सपीरियंस इन लाइफ का मतलब यहाँ है कि इसमें आपने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है या नहीं। तब ये होता है हैव यू एवर सीन, इसमें विशेष करके एवर शब्द आता है और इसमें सेवरल टाइम्स या मैनी टाइम्स आएगा। मल्टीपल एक्शन जब होगा तो सेवरल टाइम्स या मैनी टाइम्स आएगा। ओके, चाहे आप मैनी प्रयोग करेंगे चाहे सेवरल प्रयोग करेंगे, और जब आपका एक्सपीरियंस इन लाइफ होगा तब हैव यू एवर सीन यानी ईवर आएगा कि कभी आपने इस चीज़ का ऐसा अनुभव लिया है। ओके, तो आप मल्टीपल एक्शन एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ का जो बात करने वाली सेंस प्रकट करने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना हो, तब आप इस सेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आता है रिसेंट डन एक्शन। कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में भले शुरू हुआ हो लेकिन और पास्ट में ख़त्म हुआ हो, लेकिन अभी वो बहुत रिसेंट हो या अभी अभी हुआ हो, जिसमें इस तरह के वाक्यों हिंदी वाक्य में विशेषकर अभी अभी आता है। ठीक है, तो जब इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में आप कन्वर्ट करेंगे तब ये बनेगा इट हैज़ जस्ट स्ट्रक। जैसे एग्जाम्पल है इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 10, यानी 10 बजा है
आई हैव जस्ट टेकन माई सफ़र, मैं अभी अपना भोजन लिया हूँ, यानी इसका इफेक्ट मेरा प्रेजेंट में है, अभी रिसेंटली दिस वर्क हैज़ बीन डन। ओके, तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जो इन जो मैंने नियम बताया है, इन तथ्यों या इन घटनाओं का विवरण देता है। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में मैंने आपको जानकारी दी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है। ओके, हैड लगता है और पास्ट पार्टिसिपल यानी एमवी थर्ड सभी प्रकार के परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जो इसमें विशेषकर आपको ध्यान देने योग्य है वो इसमें दो तरह के वाक्य हैं, जिसमें आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का इसमें प्रयोग होता है और इस प्रकार का वाक्य बना हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इस तरह के वाक्यों में दो कार्यों का होना व्यक्त होता है, जिसमें कोई कार्य पहले होगा कोई बाद में होगा। ठीक है, इसी तरह दिया रहता है। और आइए इसी के विषय में जानकारी लेते हैं। इसी परफेक्ट टेंस में बस इसी तरह का ये वाक्य इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें वाक्य ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें दो कार्य हुआ है। पहला कार्य हुआ है मेरा स्कूल पहुंचना और दूसरा हुआ है घंटी का बजना। अब इसमें आपको देखना है कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि आपको ये देखना है कि इसमें पहले शब्द आया है या नहीं। ओके, और इसी तरह से हम जब दूसरे वाक्य को देखते हैं तो इसमें भी जो काम हुआ है, चोर का भाग चुकना और इसके बाद पुलिस का आना। तो इस वाक्य को हम देखते हैं तो इसमें बाद शब्द आया है। ओके, इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहले की अंग्रेजी बिफोर लिखते हैं और बाद की अंग्रेजी लिखते हैं आफ्टर। इन चीज़ों को आपको विशेषकर ध्यान देना है। अगर हिंदी वाक्य में पहले आया हुआ हो तब आप ये देखिए कि कौन सा काम पहले हुआ है, उसी को हम पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ओके, तो पहले काम कौन सा हुआ है हम देखते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले काम क्या हुआ, घंटी का बजना। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले करेंगे और किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। और जो कार्य बाद में होता है यानी उसके बाद में होगा, उस कार्य को हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। पहले वाले वाक्य को देखते हैं। तो पहले काम ये हुआ घंटी बज चुकी थी, तो इसको हम बनाएंगे दी बेल हैड गॉन। बेल हैड गॉन या बेल हैड बीन रंग। ओके, तब पैसिव हो जाएगा द बेल हैड गॉन, यानी घंटी बज चुकी थी। कब, पहले की अंग्रेजी लिखा जाता है बिफोर, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। ओके, इस तरह से ये आपका वाक्य जो है ये परफेक्ट टेंस में हुआ और ये पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, क्योंकि ये कार्य पहले डन हुआ है और ये कार्य बाद में डन हुआ है। और आपको विशेषकर देखना है कि इसमें पहले शब्द आया है या नहीं। ये वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें बिफोर से और इधर बाद वाला वाक्य आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। जब आप कंजक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कंजक्शन से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप जा करके वहाँ समझ सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ओके, ये आपका कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से दूसरा वाक्य जब हम आते हैं कि चोर के भाग चुकने के बाद पुलिस आई। अब इसमें अगर बाद शब्द आया हो तो आपको जो विशेष दोनों वाक्यों में अंतर है, जो ध्यान देने योग्य चीज़ है कि अगर जो बाद शब्द लिखा हुआ आया हो तो जो काम बाद में हुआ हो उसको पहले लिख दिया जाता है। बस आपको देखना है पहले या बाद शब्द, बस। तो अगर बाद शब्द आपका आ गया तो देखिए कौन सा काम बाद में हुआ है, उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। और अगर पहले दिया होगा तो पहले लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। यही बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो बाद में देखते हैं कौन सा काम हुआ है। चोर के भाग चुकने के बाद पुलिस पहुंची, तो कौन सा काम बाद में हुआ, पुलिस का पहुंचना। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे द पुलिस रीच्ड। बाद में की अंग्रेजी आफ्टर, आफ्टर दी
THIEF, द thief had run away. The police reached after the thief had run away. ओके, तो इसमें आप देखिए कि आफ्टर आने पर जो कार्य पहले हुआ है यानी बाद में हुआ है उसको हमने पास्ट इंडिफिनिट में लिखा है, और जो कार्य उसके बाद है यानी पहले हुआ था उसको मैंने पास्ट परफेक्ट में लिखा है। अब जब इसके हम क्लास का आंसर करेंगे तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। ओके, सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा, और ये हमारा प्रिंसिपल यानी कोऑर्डिनेट क्लास, यानी इसको हम प्रिंसिपल क्लास यूँ कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लास। ठीक, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए कि जब वाक्य में पहले शब्द आया हो तो जो काम पहले हो उसको पहले लिखिए पास्ट परफेक्ट में, और बाद वाला बाद में लिखिए पास्ट इंडिफिनिट में। और यदि हिंदी वाक्य में बाद शब्द आया है तो जो काम बाद में हो उसको पहले लिख दीजिए पास्ट इंडिफिनिट में, और जो पहले हो उसको आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट में लिख दीजिए। और जब इसी तरह के वाक्य का आपको निगेटिव बनाना हो तो आप ध्यान रखें कि हैड जो सहायक क्रिया है यानी बिफोर आने पर हैड के बाद आप नॉट लगाएंगे, हैड के बाद नॉट लगाइए। और अगर बाद शब्द आया है तो जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी वहाँ पर आप डिड नॉट करके और एमबी फर्स्ट लगा देंगे। यानी अगर इसी को हमें निगेटिव बनाना होता तो हम यूँ बनाते, द पुलिस डिड नॉट रीच आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। आप यहाँ पर आफ्टर आने पर आप हैड वाले भाग को जिसमें जो पहले हुआ इसको निगेटिव नहीं बना सकते। इसी तरह बिफोर शब्द आने पर आप पहले जो वाक्य आया है पहले का समाप्त हुआ है उसको निगेटिव बनाएंगे, न कि बाद वाले को बनाएंगे। इसी तरह का इंट्रोगेटिव होगा, हैड को पहले कर देंगे, इसमें डिड को पहले कर देंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में। बहुत ही सरल और सिंपल है, उसमें कोई विशेष खास नहीं है। आइए उसको पढ़ते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में मैंने आपको इसके पहले बताया है कि विल हैव के साथ में एम बी थर्ड लगता है। ये विल हैव लगता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में, और इसके बाद शैल हैव, और इसके बाद में एम बी थर्ड लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ में। ओके, बहुत ही सरल है। निगेटिव बनेगा तो विल शैल के बाद नॉट लगेगा, इंट्रोगेटिव होगा तो विल और शैल को ही सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। जैसे एक उदाहरण मैं लिखता हूँ, वह 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुका होगा। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे विशेष महत्वपूर्ण चीज़ है वो तक है। ये याद रखिए कि इस तरह का अगर समय दिया हुआ है जिसमें समय का उल्लेख दिया हो और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जिसमें तक दिया हो, तो आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि तक की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। ओके, तक की अंग्रेजी चाहे जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो आप उसके पहले बाई ही लगाएंगे। ओके, तो जैसे वह 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड स्कूल बाई 10 o'clock। यहाँ पर आप एट 10 o'clock के आन जो और कोई दूसरा आप प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, आप तक की अंग्रेजी सदैव बाई लगाएंगे। बाकी इसका प्रयोग बहुत ही सिंपल है, और इस तक का जो एक टिपिकल था जिसकी अंग्रेजी में अक्सर आप या टिल या और कोई दूसरा शब्द लगा के गलत कर देते, तो आप इस गलती से बच सकते हैं। याद रखें कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई समय दिया हो और समय के पहले जो है या बाद में तक आया हो तो उसकी अंग्रेजी आप बाई लिखेंगे। ओके, आई होप आपको परफेक्ट टेंस, तीनों परफेक्ट टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक्सरसाइज करें। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।